कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर राजकुमार आज इस कार्यक्रम को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि जानते हैं कि यह कार्यक्रम 25 से 2 सितंबर तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं। कुछ हमें आदेश मिल रहा है कि सभी झारखंड के सभी जिला से एक प्रभारियों को लेकर के कराया जाए। यदि इस आवश्यकता पड़ने पर हम इस कार्यक्रम को बढ़ा भी सकते हैं। उसी कड़ी में जो आज स्टेट ई कॉन्फ्रेंस में आज तीसरा व्याख्यान है। हमारे बीच जो आज वक्ता हैं, काफ़ी आप झारखंड में सक्रिय रहते हैं। शिक्षक की दृष्टि से देखें, ई कंटेंट के दृष्टि से देखें, कोई नए कार्य करने की दृष्टि से देखें, तो आज हम जिस आज वक्ता को विशिष्ट वक्ता के लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर अवनीश कुमार झा, पीजीटी इंग्लिश, पीएम श्री SS+2 हाई स्कूल, कासगढ़ बोकारो, और आप झारखंड +2 शिक्षक संघ में भी आप पदाधिकारी के पद पर हैं। यदि हम बात करें आपको, तो ई कंटेंट के रूप में भी जब बात होती है तो झारखंड में जितने भी ई कंटेंट तैयार होते हैं, आप पेपर तैयार हो, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रहती है। यदि आप अपने विद्यालय की बात करें बोकारो में भी, तो आपकी जो सूचना मिलती है, आपका स्कूल हमेशा टॉप पे रहता है। जहाँ भी सूचना मिलती है, तो जब भी बोकारो की बात आएगी तो आपका स्कूल नंबर 1 पे हमेशा रहता है। मैं उसी स्कूल के अध्यापकों को या प्रभारियों को लेकर के मैं सभी इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होते हैं, जहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, जिससे कि एक नई पहल होगी और नए विचार आएंगे, जिससे कि लोगों को सीखने को मिलेगा। तो सर, आज आपका हमारे इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अपने तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने विद्यालय परिवार के तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, एवं अपने विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अजय प्रसाद राय की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं पलामू के जितने भी शिक्षक +2 के हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सबके तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सभी शिक्षकों की दृष्टि में आपका एक व्याख्यान होता है, तो सभी शिक्षकों की दृष्टि से मैं आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए, आज का जो व्याख्यान का जो टॉपिक है वह झारखंड के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं ड्रॉप आउट की समस्या, एक विमर्श, इसी टॉपिक पे हम लोग लेकर के आज व्याख्यान करेंगे। यह जो समस्या संपूर्ण भारत में है, इस समस्या को उसमें भी हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। जितने भी संसाधन है उसमें झारखंड आज नंबर 1 पर है। 2-3 साल में हम लोग काफी प्रयास, मेहनत, परिश्रम करके स्मार्ट क्लास के माध्यम से हो, वोकेशनल क्लास की दृष्टि से भी हो, हम लोग काफी आगे निकल, अन्य राज्यों की अपेक्षा हम लोग काफी आगे निकल गए हैं। उसमें और बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी दृष्टि से हमने ये कॉन्फ्रेंस रखा है। आइए हम आपके श्रीमुख से कुछ नए विचार सुनेंगे। आइए सर, आपके श्रीमुख से व्याख्यान प्रारंभ करें। एक बार फिर से मैं आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सर का आभारी हूं कि लगातार दूसरे वर्ष मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। जहां तक इस टॉपिक का सवाल है, यह एक वृहद टॉपिक है और हम समझते हैं कि इस टॉपिक पर आपस की परिचर्चा की जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कोई ऐसा सामान्य टॉपिक नहीं है। तो बहुत ही संजीदगी के साथ हम लोग इस टॉपिक पर आपस में विचार विमर्श करेंगे। और यह गौरव का विषय है कि आदरणीय राजकुमार सर इस कार्यक्रम के प्रमुख जो है प्रस्तोता हैं। तो हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे और करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि आखिर उपस्थिति और ड्रॉप आउट
का आपस में क्या कनेक्शन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालयों में उपस्थिति का होना बेहद ज़रूरी है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आखिर यह एक विचारणीय मुद्दा है कि हम लोग इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए क्यों उपस्थित हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे पर हमें आपस में बातें करनी पड़ रही हैं, हम लोग जो है मुखातिब हुए हैं और अपने लगभग 20 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज अपनी बातों को रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक पर आपके द्वारा आमंत्रण स्वीकार किया तो मुझे लगा कि हम लोग इस मुद्दे पर आपस में कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। हम लोग कुछ नई चीजें भी सामने ला सकते हैं ताकि हम सबके लिए एक नई राह सामने आए। और लगातार 5 दिनों से मैं इस मुद्दे पर विचार कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आखिर जो है ये टॉपिक, इस टॉपिक को कैसे हम लोग डील कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए हमें अपने अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। अब ये अनुभव किस प्रकार का है यह मैं बताना चाहूंगा कि 2005 ईस्वी की बात है, 2005, जब पहली बार मैं एक शिक्षक के रूप में मैंने अपनी सेवा दी थी 2005 में, और विद्यालय का नाम था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा। तो इस विद्यालय में मैंने 2005 में, पद का नाम था स्पोकन इंग्लिश टीचर, मैं बहाल हुआ था। केंद्रीय विद्यालय, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेंट्रल स्कूल के नाम से जानते हैं, यह एक केंद्र सरकार का विद्यालय है। हम सभी जानते हैं कि हर जिले में प्रायः एक केंद्रीय विद्यालय होता है। तो एक विशेष बात यहाँ मैं अपने सभी आदरणीय श्रोतागण से और सभी माननीय शिक्षकगण से साझा करना चाहूंगा कि अपने जीवन काल में मैंने ऐसे ऐसे विद्यालयों में काम किया है जहां मैं एक विद्यार्थी के रूप में तो पढ़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक औसत विद्यार्थी हूं, परंतु एक शिक्षक के रूप में मैंने इन विद्यालयों में बहुत आनंद पूर्वक इंटरव्यू के माध्यम से चुने जाने के पश्चात बहुत ही खुशी पूर्वक मैंने इनमें अपनी सेवा दी एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में। और उसकी मैं चर्चा यहाँ करूंगा और फिर हम लोग जो हमारी उपस्थिति और ड्रॉप आउट की बातें हैं उसको जोड़ करके हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो 2005 ईस्वी में जो केंद्रीय विद्यालय जिसे हम कहते हैं, वहां जो मैंने ज्वाइन किया, और हालांकि केंद्रीय विद्यालय में मेरा जो अनुभव काल रहा वो करीब 1.5 साल का रहा। पहले केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा और फिर केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर। अब ये केंद्रीय विद्यालय का अनुभव, जैसे कि हम लोग प्रार्थना में आजकल जो यहाँ पर अपनी इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये प्रार्थना गाते हैं, वहां भारत का केंद्रीय गौरव, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो इस प्रकार की वहां पर इस प्रकार की बातें होती थी, इस प्रकार की जो है इस प्रकार के गीत गाए जाते थे। तो अब मैं इस विशेष मुद्दे को यहाँ पर लाया, कारण क्या है कि जब मैं वहां गया तो देखा कि विद्यालय में बच्चों की जो संख्या होती थी केंद्रीय विद्यालय में, जो कि पीएम श्री विद्यालय के रूप में जाने जाते हैं, तो उसमें संख्या होती थी कुल 40। मैं बहुत ही
आदर पूर्वक यहाँ पर अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय में एक खंड में या एक वर्ग में आप कहें तो विद्यालय में बच्चों की संख्या जो अधिकतम होती थी वो 40 होती थी, 40। अब स्टाफ जो ट्रांसफर होकर कहीं से आते थे, बहुत ज्यादा अगर संख्या बढ़ती थी तो मेरी जो स्मरण शक्ति कहती है 53 ये वो संख्या है जो मैंने मैक्सिमम एक क्लास में देखा था। वो भी तब जब बड़े मात्रा में, चूंकि वहां केंद्रीय विद्यालय में भिन्न भिन्न सरकारी संस्थानों के कार्य जो कर्मी होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो एक क्लास में महाशय 53 चिल्ड्रन, ये सबसे बड़ी संख्या थी। अब मैं सीधे वहां से अपने झारखंड कसमार के एक वर्ग का उदाहरण लेना चाहूंगा। श्रीमान, कुछ वर्ष पहले की बात है, जब हमारे यहाँ, अगर अपने विद्यालय की मैं बात करूं तो करीब 5 या 6 वर्ष हुए होंगे, एक समय ऐसा था जब एक वर्ग में कुल 445 इतने बच्चे हमारे यहाँ नामांकित थे, और उन 445 बच्चों में से आने वाले जो भी बच्चे आते थे, चाहे वो 200 आए, 250 आए या 300 तक आए, उनको एक बड़े वर्ग कक्ष में, जो हॉल नुमा वर्ग है, उसमें हम लोग 445 में से जो भी आते थे, कभी कभी 200, 250 या उससे ज्यादा होता, एक कमरे में पढ़ाया करते थे। तो महाशय, आज जो मैंने शुरुआत किया केंद्रीय विद्यालय के अनुभव का, और कहां 40 और कहां 445, इस पर गौर करने की बात है श्रीमान। अगर हम 445 में 45 अगर भूल भी जाए, 400 भी रखें अपने मस्तिष्क में, तो 40 गुने 10, 40 into 10 is equal to 400। श्रीमान, वहां जो 40 बच्चे होते थे, उनका रिकॉर्ड रखना हमारे लिए तुलनात्मक रूप से आसान था। हमारे पास बच्चों के फोन नंबर हुआ करते थे, हमारे पास गार्जियंस के रिकॉर्ड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के 450 या 400 प्लस बच्चों का जो एक वर्ग चला, किस प्रकार हमने उस वर्ग को पढ़ाया, कैसे हम लोगों ने उन्हें शिक्षा दी, और उसमें से अधिकतम बच्चों का अच्छा से अच्छा रिजल्ट करके हमने उन्हें अपने विद्यालय से विदा किया, वो एक अपनी दास्तान है जो हम और आप समझ सकते हैं। जो राज्य सरकार के +2 उच्च विद्यालयों में पढ़ाते हैं, आज थोड़ा सा माहौल बदला है, थोड़े हमारे शिक्षक गण की संख्या बढ़ी है। आज के दिन में भी अगर देखा जाए तो 329 इतने विद्यार्थी हमारे ही विद्यालय में कला संकाय में नामांकित हैं, और उन 329 में से हमारे पास आज की जो स्थिति है वो ये है कि उसमें से 300, कृपया उसे 319 सुना जाए, 319, तो उसमें से 190 बच्चे एक सेक्शन में हैं और बचे हुए 129 दूसरे सेक्शन में हैं। तो मैंने अपने आज के व्याख्यान में केंद्रीय विद्यालय का जिक्र किया, जो कि एक हवाई अड्डा केंद्र पर स्थित था, और बच्चे सुबह सुबह स्फूर्ति से, ताजगी से भरपूर होकर उछलते हुए, कूदते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए विद्यालय आया करते थे। 40 बच्चे, कहीं बहुत हुआ तो 41 हो गए, 42 हो गए, तो ये संख्या हुआ करती थी। और उपस्थिति की बात की जाए तो मैं याद करता हूं कि लगभग 90% या उससे ज्यादा उपस्थिति हुआ करती थी। हम लोग इस स्थिति में भी थे कि सारे बच्चों की उपस्थिति पूछ सकते थे, जान सकते थे। तो ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को हम लोग उपस्थिति व्यवस्था के रूप में जानते हैं, जहाँ के गार्जियंस, जहाँ के जो अभिभावक हुआ करते थे, वे अभिभावक काफी पढ़े लिखे, और हर दृष्टिकोण से प्रायः हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में जो बच्चे होते थे, उनके अभिभावक केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, केंद्र सरकार के विभागों में कार्य करते थे। और वहां हम लोग जो 1-2 बच्चा, 3 बच्चा नहीं आया, उसको हम लोग फोन लगाया करते थे, उसके गार्जियन से बात किया करते थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी लगभग 100% गार्जियंस
अपनी उपस्थिति दिया करते थे। संजोग से मुझे सौभाग्य हासिल है, तब मैं करीब 24 साल का युवा था, 24 इयर्स का, और तब मुझे अपने से 10, 20, 30 साल बड़े लोगों के सामने एड्रेस करने का मौका भी प्राप्त होता था, जो एक गौरव का विषय था। हम उन्हें ये कह सकते थे कि आपके बच्चों का विद्यालय आना जरूरी है, और वे इन बातों को सुना करते थे, और जो वो बच्चे थे, वो उनके अभिभावक भी जो है उन बातों को सुन करके उन बातों को फॉलो किया करते थे, और हम लोग जो है विद्यालयों का जो है संचालन किया करते थे। तो ये जो मैंने जिक्र किया सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय का, उसके पीछे मंशा वही थी कि संख्या बल सामने लाया जाए। एक पिता के रूप में आज हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है, अपनी अपनी मान्यता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है जो कहते हैं कि नहीं, मेरे एक संतान ही मेरे लिए काफी हैं, लेकिन मैं उस एक संतान को बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन कराऊंगा, उनको शिक्षा दूंगा, उनको मैं जीवन की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था उपलब्ध करवाऊंगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब संख्या बल ज्यादा होता है तो आपके लिए परीक्षा की घड़ी होती है। असली परीक्षा की घड़ी तब होती है जब आपका संख्या बल संख्या से ज्यादा होता है। फिर अगली कड़ी में 2005 के बाद अब मैं आपको 2006 की तरफ ले चलूंगा, और पुनः आपको हम एक बार केंद्र सरकार के एक अन्य प्रतिष्ठित संस्थान केंद्रीय सैनिक स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैं सैर करवाऊंगा। 2006 में केंद्रीय विद्यालय में, तब उस समय मैं कार्य कर रहा था, उन दिनों बीएड की भी डिग्री मेरी चल रही थी, तो कॉन्ट्रैक्चुअल वो जॉब था। तभी सैनिक स्कूल में पुनः एक बार संविदा आधारित कार्य करने का मौका मिला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके प्रिंसिपल कर्नल हुआ करते थे। और जब मैं वहां गया तो करीब 2.5 साल वहां भी मैंने सेवा दी, 2006 से 2009 तक। और उस विद्यालय की खूबी आपको मैं बताना चाहूंगा, वो पूरे राज्य में 1 या 2 विद्यालय होते हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज, ये मेरे विद्यालय का नाम था। और वहां की खासियत बताना चाहूंगा श्रीमान, एक वर्ग में या एक सेक्शन में केवल 30 ये विद्यार्थियों की संख्या होती थी, 30 बच्चे। श्रीमान 30 से अधिक बढ़ने का चांस नहीं था। बहुत, मुझे लगता है कि कोई रेयर ऐसा चांस होता तो 1 या 2 बढ़ सकते थे, वो भी स्टाफ साइड में। कभी प्रिंसिपल या हेडमास्टर, ऐसे उच्च पद पर आधारित लोग जो कि फौज के कैप्टन या कर्नल हुआ करते थे, वहां के हेडमास्टर फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल या कमांडर या लेफ्टिनेंट कमांडर पद पर आसीन हुआ करते थे। 30 बच्चों का एक सेक्शन बना करता था महाशय। वहां 30 बच्चों में 1-2 बच्चे कभी कभार छुट्टी में घर जाया करते थे। हम लोग लगभग 100% अटेंडेंस लिया करते थे। तो इस बात का जिक्र भी जो है करना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि संख्या बल का जिक्र करके मैं ये बात सामने लाना चाहता हूं कि जब आप 30 बच्चों का एक वर्ग चलाते हैं और जब 300 बच्चों का एक वर्ग चलाते हैं, दोनों में क्या फर्क हो सकता है। अब मैं इसी क्रम में अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए 2010 की तरफ चलना चाहूंगा और जिक्र करूंगा केंद्र सरकार के एक और प्रतिष्ठित संस्थान जवाहर नवोदय विद्यालय। मैंने अपने अनुभव के कड़ी में एक पीजीटी के रूप में मेरी इच्छा थी कि सैनिक स्कूल में काम किया, केंद्रीय विद्यालय में काम किया, अब एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी काम किया जाए। वहां मैंने सेवा दी, वहां भी वही कहानी थी। एक सेक्शन में 30 बच्चे हुआ करते थे, 30, और वहां हम लोग अटेंडेंस लिया करते थे। 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे के नहीं होने पर हम लोग उन बच्चों से बात किया करते थे, उनके अभिभावक से बात किया करते थे और उन्हें भी 100% विद्यालय में लाने का, विद्यालय के पढ़ाई में रखने का पूरा प्रयत्न किया करते थे। तो ये थी कहानी जवाहर नवोदय विद्यालय की। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की कहानी थी जहां 30 बच्चों का एडमिशन होता था। इसके बाद जब झारखंड सरकार में 2012 में ज्वाइनिंग हुई, उन्हीं दिनों
सौभाग्यवश नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो झारखंड सरकार के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय में है, सबसे प्रतिष्ठित, वहां भी मुझे उस विद्यालय का दर्शन करने का या वहां चुने जाने का मुझे सौभाग्य हासिल हुआ। और संयोग से मैं 2 दिन वहां भी रहा। हालांकि राज्य सरकार की सेवा हेतु मैंने वहां कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन वहां भी मैं गया, वहां भी मैंने देखा एक वर्ग में 25 विद्यार्थी, 25। तो आदरणीय राजकुमार सर, मैंने जो ये एग्जाम्पल 4 विद्यालयों का दिया, जहां पर 25 से लेकर 40 विद्यार्थियों के लिए एक वर्ग का संचालन होता था। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने सभी श्रोतागण से, सभी माननीय शिक्षक गण और एचएम गण से कहना चाहूंगा कि जहां हम लोग 300-400 बच्चों को एक वर्ग में रखते हैं, सेक्शन बंटने पर कहीं 200, 150, 250 ऐसे बच्चे हमारे पास होते हैं। उनको पढ़ाने और उनकी उपस्थिति लेने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, यह एक विचारणीय मुद्दा है। पिछले 2-3 दिनों में मैं कोशिश कर रहा था, और जो मैंने एवरेज औसत मालूम किया, मध्य विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय से लेकर +2 उच्च विद्यालय तक के जितने विद्यालयों से मैं बात कर पाया और पता लगाया, तो मुझे जानकारी दी गई कि 60% औसत उपस्थिति बच्चों की हो पा रही है। किसी भी स्कूल से मुझे 70% से ज्यादा उपस्थिति का आंकड़ा नहीं मिला। प्रायः 60 से 70% के बीच का मिला, कहीं कहीं से 50% भी मिला, और एक स्थान से मुझे 35% उपस्थिति की जानकारी मिली। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार हमने देखा कि 60% जो है औसत उपस्थिति हमारे विद्यालयों में बच्चों की हो पाती है। और ये चीज अब हमें विचार करना है कि आखिर ये इस 60% को हम किस रूप में लें। क्या इसे अपनी एक कमजोरी माने, या इसको अपनी एक मजबूती माने, या हम लोग इसको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो गुरुकुल का देश, जो गुरुओं का गुरु, जो सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात है, ऐसे देश में मैं एक सवाल विनम्रता पूर्वक रखना चाहूंगा। सामाजिक सवाल है ये। महोदय, जब कभी कोई मरीज बीमार होता है तो डॉक्टर बिना उसके द्वारा बुलाए उस मरीज के घर पहुंचते हैं, या वो मरीज दौड़ा दौड़ा अस्पताल लाया जाता है या अस्पताल पहुंचाया जाता है और उपलब्ध डॉक्टर उनकी चिकित्सा करते हैं। उसी प्रकार मैं यह बात रखना चाहूंगा कि पढ़ने की जो ललक है वो विद्यार्थियों में होना चाहिए। बच्चों को जो पढ़ाने की ललक है वो अभिभावक में होना जरूरी है, और विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकों का ये दायित्व तो बनता है कि वे तन मन धन से अपनी पूरी कोशिश करें कि जो विद्यार्थी हमारे पास पहुंचे उन विद्यार्थियों को हम पढ़ाएं, उन्हें भरपूर शिक्षा दें, उन्हें कोई भी ऐसा मौका न दें कि उनको लगे कि स्कूल में मुझे शिक्षा नहीं मिली। कुछ समय पहले की बात है, मैंने बिहार सरकार के किसी आदेश को देखा था, जहां मैंने पाया था कि एक निर्देश निकला था राज्य सरकार की तरफ से कि जो पदाधिकारी गण विद्यालय का भ्रमण करने जाएंगे, वे लोग न केवल विद्यालय का भ्रमण करेंगे बल्कि आपस में जो हमारा जो समाज है, जिस समाज में बच्चे पढ़ते हैं, जिस समाज में का बच्चे हिस्सा हैं, तो उस समाज में जाकर के भी पता करेंगे कि वहां पर आखिर बच्चे स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं। केवल ये देखना कि विद्यालय में शिक्षक गण है कि नहीं, विद्यालय में बच्चे उपलब्ध है कि नहीं, केवल ये देखना ही उनका काम नहीं है। उनका काम ये भी है कि जाकर समाज में पता करें कि आखिरकार समाज में जो है अभिभावकों ने बच्चों को विद्यालय भेजा है कि नहीं भेजा है, या फिर अभिभावकों ने विद्यालय के प्रति अपने बच्चों को
अच्छी शिक्षा दी है कि नहीं, उनको ये प्रेरित किया कि नहीं किया कि आप विद्यालय में कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे। तो यहाँ यह मुद्दा मैं बहुत आदरपूर्वक उठाना चाहूंगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे अभिभावक हैं, ये अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में कोई कोताही ना करें। और एक बहुत बड़ी बात जो हम सब देखते हैं, कभी कोई बीमारी किसी व्यक्ति को होती है, यहां तक कि जो कोरोना महामारी भी हुई थी, उस महामारी में हमने देखा था कि लोगों को यह सलाह दी गई थी कि आप सभी अस्पताल जरूर जाएं और वहां पर जाके अपनी समस्याओं को दिखाएं। तो शिक्षा व्यवस्था, इधर हाल के दिनों में इस प्रकार की बातें हुई हैं जिसमें कि लोग ये सोचते हैं कि कई बार सुनने को मिलता है कि शिक्षक ये काम करें, शिक्षक ये काम करें, शिक्षक, प्रायः समाज का हर व्यक्ति शिक्षक को समझाने के लिए तैयार रहता है। प्रायः समाज का हर व्यक्ति शिक्षक के लिए कुछ ना कुछ संदेश लेकर आता है। एक तरफ तो ये बात अच्छा लगता है, देखने में ठीक लगता है कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन शिक्षक कोई इतना कमजोर इंसान भी नहीं कि हर कोई शिक्षक को ही सिखाने की कोशिश करे। अगर शिक्षक से लोग सीखना शुरू करें, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चिकित्सक, डॉक्टर जब मरीज को प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो वहां पर वो मरीज से पूछकर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते, मरीज को देखकर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि इनको कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है। लेकिन यदि मरीज खुद ही डॉक्टर को गाइड करना शुरू कर दे कि डॉक्टर मुझे ये दवा दीजिए, डॉक्टर मैं जो कहता हूं वो दवा मुझे दीजिए, डॉक्टर मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, डॉक्टर से मिसबिहेव करे, तो क्या महाशय हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक चिकित्सक बेहतर ढंग से अपनी सेवा दे सकते हैं? तो जो मैंने बिहार का उदाहरण दिया, मैं विनम्रता पूर्वक अपने राज्य में भी इस बात की उम्मीद करना चाहूंगा, हम सभी शिक्षकगण करना चाहेंगे कि समाज इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में सेवा देने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं और देते हैं और देते रहेंगे। परंतु गांव-गांव जाकर, टोला-टोला जाकर जो बच्चों को ढूंढने की बात है, बच्चों को विद्यालय लाने की बात है, इस क्रम में सिर्फ शिक्षक को लगाने से ही कार्य पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक की अपनी एक सीमा भी होती है। अगर हम शिक्षक से घंटों यह उम्मीद करें कि वे गांव में जाएं, टोले में जाएं, पंचायत में जाएं या अन्य जगहों पर जाकर बच्चों को खोज कर लाएं, तो उनका जो बेशकीमती समय है विद्यालय में पढ़ाने का, वह निश्चित रूप से बाधित होगा और उससे विद्यालय को ही नुकसान होगा, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थल है जहां की सुरक्षा भी की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की ही होती है। तो आज अपने व्याख्यान के माध्यम से मैं यह बात आप सबों के समक्ष रखना चाहता हूं कि ये जो एक भावना आ गई है कि शिक्षक ही सब कुछ करें, इस पर मैं, इस बात से मैं सहमति नहीं व्यक्त करता हूं। मेरा ये मानना है कि शिक्षक पढ़ाने का कार्य करें, लेकिन समाज के हर वर्ग के तरफ से शिक्षक को यह सहयोग प्राप्त हो कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में मैं आपके साथ हूं। बात पर जो शिक्षक की कमी ढूंढते हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या अपने माता पिता में भी लोग ऐसे ही कमी ढूंढते हैं? क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसमें कोई कमी नहीं होती? और मैं आपसे आदरपूर्वक यह बात रखना चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि एक एक प्रखंड में, एक एक जिले में बहुत सारे जो पद होते हैं, जैसे कि ANM का पद होता है, जैसे कि जल सहिया का पद होता है, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद होता है, ऐसे बहुत सारे, ये तमाम लोग जो है गांव-गांव में घूम कर, चाहे पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाने वाले कर्मचारियों का जो पद होता है, ये लोग घूम कर गांव में प्रचार प्रसार करते हैं कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ न रहे, कोई व्यक्ति बीमार न रहे, जो कोई बीमारी हो तो वो उसे लेकर अस्पताल आए। ठीक उसी प्रकार महोदय हम यहाँ विचार करना चाहेंगे कि
जिसको ज्ञान रूपी अज्ञानता है। बीमारी का मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं होती, बीमारी का मतलब मानसिक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है, बुद्धि की भी होती है। ठीक डॉक्टर का जो रोल शारीरिक बीमारी को दूर करने में होता है, वही रोल शिक्षक का बौद्धिक, व्यवहारिक, सांसारिक और ज्ञान संबंधी अवगुणों को दूर करने का है। और मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले समय में समाज में यह भावना जाए कि उस विद्यालय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बड़ी टीम लगाई जाए, चाहे वो मुखिया जी की टीम हो, चाहे वो वार्ड मेंबर्स की टीम हो, चाहे वो अन्य लोगों की टीम हो, जो टीम जा करके गांव-गांव जाकर, समाज में जाकर लोगों को ये बताए कि जिस प्रकार अस्पताल जाने के लिए आप बीमारी की स्थिति में अस्पताल जाते हैं, उसी प्रकार जो आपकी शिक्षा की कमी है, उस स्थिति में आप विद्यालय जाएं। और यह हैरत की बात है कि हम कहते हैं कि विद्यालय समाज का हिस्सा होता है, तो क्या समाज विद्यालय का हिस्सा नहीं होता? समाज भी विद्यालय का ही हिस्सा होता है। और हमें ये समाज से उम्मीद करनी होती है, समाज से ये उम्मीद चाहिए कि आखिर कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची अगर विद्यालय नहीं गया है, अगर वो विद्यालय से बाहर है, तो समाज के दायरे से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि समाज का जो नेटवर्क है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। आखिर क्या वजह है कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जब विद्यालय नहीं जाते तो उन्हें समाज के लोग विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं? आखिर समाज के लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? विद्यालय तो समाज के हर व्यक्ति का स्वागत करता है। हमारे नजर में समाज के हर व्यक्ति आदरणीय होते हैं। शिक्षक का कार्य ही होता है उन्हें सम्मानित करना। लेकिन साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आखिर जिस शिक्षक को बौद्धिक अज्ञानता दूर करने की जिम्मेदारी मिली है, जिन शिक्षक के कंधों पर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी मिली है, जिन शिक्षक के कंधे पर एक से एक कमजोर व्यक्ति को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी मिली है, आखिर छोटी छोटी बातों पर समाज के लोग क्यों विद्यालय पहुंचकर और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आमादा हो जाते हैं? यह भी एक विचारणीय समस्या है महाशय। उपस्थिति बढ़ाना यह हम सब की जिम्मेदारी होती है स्वाभाविक रूप से, और यह हम सब करते हैं। उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें लिखाते हैं, उनका अटेंडेंस लेते हैं, उन्हें सरकार की हर सुविधा का फायदा प्रदान करवाते हैं। और तो और महाशय, हम लोग ऐसे शिक्षक गण हैं कि अपने निजी मद से जो किताबें उन्हें नहीं मिलती, वो किताबें भी उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। एक नहीं बल्कि सैकड़ों छात्र छात्राएं इसका फायदा उठाते हैं। ये हम शिक्षकों का कर्तव्य है। परंतु जहां तक उपस्थिति की बात है, आज मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि उपस्थिति का जिम्मा सिर्फ विद्यालय के जिम्मे छोड़ना कहीं से भी उचित साबित नहीं होगा। क्योंकि शिक्षक से हम अगर ये उम्मीद करें कि वो घर घर जाकर के बच्चों को लेकर आए, तो इसमें मुझे इस बात पर मुझे ऐतराज है। क्योंकि शिक्षक अगर घर घर ढूंढने जाएंगे तो उन्हें पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा, और यदि पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा या शिक्षक का मान सम्मान में हानि होगी, तो उस स्थिति में शिक्षक जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस कार्य के लिए एक समाज की टीम बने, समाज में एक टीम बने, समाज के जागरूक लोगों की टीम बने, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पर हो। इस प्रकार यदि हम टीम बना सकते हैं और बना करके यह धारणा हर तरफ लाई जाए कि शिक्षण का जो कार्य है ये बहुत ही गंभीर कार्य है, इसे हल्के में न लिया जाए। आखिर क्यों हमारे पुराने जमाने में, आखिर क्यों विभिन्न युगों में भीष्म पितामह से लेकर, द्रोणाचार्य से लेकर, कृपाचार्य से लेकर, महर्षि वशिष्ठ से लेकर, महर्षि विश्वामित्र से लेकर, आखिर उन्हें सम्मान क्यों मिलता था? उस सब का कारण यह था कि राजा भी शिक्षक का सम्मान किया करते थे। राजा के जो महाराजा हुआ करते थे वे भी शिक्षक का सम्मान किया करते थे। तो शिक्षक का जो अपमान करने की भी एक परंपरा चली है, यह परंपरा भी ड्रॉप आउट को बढ़ाने में ही कारगर साबित होगी, ड्रॉप आउट को कम करने में कारगर साबित नहीं होगी।
रही बात कि एक शिक्षक क्या कर सकता है, तो एक शिक्षक हर चीज कर सकता है, हर वो काम कर सकता है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। आज के दिन में हम लोगों ने प्रोजेक्ट रेल, हम लोगों ने प्रयास, हम लोगों ने टोला टैगिंग, हम लोगों ने बच्चों को टेलीफोन करके, हम लोगों ने बच्चों के मोहल्ले में जाकर, जितने भी प्रयास हैं वो तमाम प्रयास जारी हैं और वो प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन उन सबके बीच में आज मुझे लगा कि यह एक बेहतर मौका है समाज के बीच अपनी बातों को रखने का, क्योंकि शिक्षक का जो दर्द है वह एक शिक्षक ही समझ सकता है। ऐसे आप कहें तो महोदय, हमारे आपके मन में कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम लोग शिकायत लेकर चलते नहीं हैं, हम लोग दर्द लेकर चलते नहीं हैं, हम लोग दर्द का निवारण करते हैं, हम लोग तकलीफों का निवारण करने वाले व्यक्ति हैं। परंतु अपनी बातों को रखना भी परम कर्तव्य होता है। हम सभी देखते हैं कि अपने अगर देश की बात की जाए तो देश में पुलिस के लिए भारतीय पुलिस सेवा, प्रशासन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, डॉक्टर के लिए इंडियन मेडिकल सर्विस। मैं विनम्रता पूर्वक यह जानना चाहूंगा कि आखिर भारतीय शिक्षा सेवा, यह सेवा आज तक क्यों नहीं गठित हुई? भारतीय शिक्षा सेवा का यदि गठन होता और केवल शिक्षाविद हमारे पदाधिकारी बनकर आते, जैसे जिले में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए डीसी होते हैं, जैसे पुलिस कर्मचारियों के लिए एसपी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट के लिए डीएफओ होते हैं, वैसे हमारे लिए जिला स्तर के जिला जो शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, आखिर वे केंद्र सरकार के यूपीएससी से चुनकर यदि आते, यूपीएससी से के लेवल के व्यक्ति होते जो भारतीय शिक्षा सेवा के पदाधिकारी कहलाते और जो शिक्षा को समर्पित होते, जिन्हें एमए, बीएड, एमएससी, एमएड इत्यादि का ज्ञान होता, इत्यादि की उन्हें समझ होती, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत दूर दूर तक जा सकती थी। और आज भी महाशय हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि झारखंड राज्य विभिन्न मामलों में बहुत आगे चल रहा है, यह सही है, यह आगे तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है कि अपने झारखंड राज्य को देश में टॉप पर ले जाकर रहेंगे। परंतु यह बात कहना उचित होगा कि शिक्षकों की मान मर्यादा के साथ यदि खिलवाड़ होता है, इससे शिक्षा व्यवस्था को बहुत तकलीफ पहुंचती है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के स्थिति में शिक्षकों का जो सम्मान है, यह सम्मान शिक्षक का सम्मान नहीं है, यह स्वयं समाज का सम्मान है। कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि शिक्षक का सम्मान करके उनका सम्मान घट रहा है या शिक्षक का सम्मान बढ़ रहा है, गलत सोचता है। शिक्षक का सम्मान करने से पूरे समाज का सम्मान होता है, पूरे देश का सम्मान होता है, पूरे विश्व का सम्मान होता है। इसीलिए चाहे वो उपस्थिति बढ़ाने की बात हो या ड्रॉप आउट कम करने की बात हो, हम यह उम्मीद करेंगे समाज से कि जो बच्चे आधा बेला में खेत में काम करने के लिए घर जाना चाहते हैं, जो गार्जियन खेत में काम करने के लिए बच्चों को अपने विद्यालय नहीं जाने देना चाहते हैं, जो गार्जियन बच्चों को स्कूल में नामांकन कराकर सूरत, भुवनेश्वर, कोलकाता, पंजाब, दिल्ली जैसे स्थानों पर भेज दिया करते हैं, मैं विनम्रता पूर्वक उन सबसे यह उम्मीद करूंगा कि ये जो सूरत भेजने की परंपरा है, और एक बात मैं और यहां शामिल आना चाहूंगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन 2 जगह एडमिशन लेने की परंपरा अभी भी रुकी नहीं है। एक जगह ले लिया और एक जगह कहीं और चल दिए, वहां भी ले लिया। अभी हाल की बात है, मैंने एक विद्यार्थी को फोन किया जो पूरे 1 महीने नहीं आया और उसने मुझे साफ साफ बताया कि मैंने कहीं पर आईटीआई में एडमिशन ले रखा है। तो मैंने उसे कहा कि अगर आपने आईटीआई में या कहीं और ले रखा है तो आप विद्यालय आए और आ करके यहां से अपने नामांकन को रद्द करवाएं और उसकी सूचना मुझे दें, क्योंकि इस तरह के भी कुछ बच्चे होते हैं जो कि 2-2 जगह अपना नामांकन करा लेते हैं। वो कैसे करवाते हैं, ये हम शिक्षक गण हैं, हमारा दिमाग उतनी दूर तक नहीं जा पाता कि आखिर 2 जगह हो कैसे जाता है। लेकिन जो कोई ऐसा करवाते हैं वो शिक्षा के लिए बहुत बड़े बाधक हैं। इस प्रकार की जो है गलत चीजों से वो दूर रहे और 100% आए, इसमें कोई 2 राय नहीं महाशय कि कहीं कहीं अगर बच्चे पूरे आना शुरू कर दें तो वर्ग उनके लिए छोटा पड़ जाता है। यह भली भांति हम सब जानते हैं कि जब वर्ग छोटा होता है तो कुछ बच्चे हतोत्साहित होते हैं,
जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था श्रीमान कि केंद्रीय विद्यालय 40 विद्यार्थी, नवोदय विद्यालय 30 विद्यार्थी, सैनिक स्कूल 30 विद्यार्थी, नेत्रहाट विद्यालय 25 विद्यार्थी। ये सब मैं कल्पना से नहीं बोल रहा, ये सब मैंने अनुभव से कहा, जहां मैंने काम किया है और मैंने देखा है। तो वहां जो हमारे पढ़ाने का जरिया था, हमारा ढंग था, वही सपना लेकर हम यहाँ भी आए हैं, उसको यहाँ भी पूरा करना चाहते हैं। और पूरा करने की दिशा में अगर हमें बच्चों का सहयोग मिले, अगर हमें समाज का सहयोग मिले, और लोग जो भ्रांतियां पाल कर रखे हैं सरकारी व्यवस्था के प्रति, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सरकार के ही कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कहीं नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा अखबार में सुनने को मिला है कि सरकारी व्यवस्था जो है प्राइवेट व्यवस्था से कमजोर व्यवस्था है। ये कहने वाले कुछ माननीय भी हमें मिल जाते हैं। ये अफसोस की बात है कि सरकार में रहकर सरकार की बुराई करना यह उचित नहीं होता। तो हम सभी सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है और सरकार के एक-एक शिक्षा के प्रति उठाए गए कर्तव्यों में हम सहयोगी हैं, चाहे वो बाल संसद हो, चाहे वो प्रयास कार्यक्रम हो, चाहे प्रोजेक्ट रेल कार्यक्रम हो, चाहे टोला टैगिंग हो, चाहे हाउस बनाने की बात हो, हर जगह हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग एक्टिव रहेंगे। लेकिन साथ-साथ हमारा ये कर्तव्य बनता है तो अपनी बातों से अवगत कराएं और बताएं कि जैसे डॉक्टर के पास मरीज पहुंचता है, उसी जुनून के साथ आप पहुंचिए शिक्षक के पास। शिक्षक को कमतर आंक करके आपने बहुत बड़ा समाज को आघात पहुंचाया है। बार बार आप शिक्षक की कमी न ढूंढे। रही बात कमी की, तो दुनिया में हर इंसान में कमी होती है, हो सकती है, मानता हूं मैं कमी हो सकती है, लेकिन आप जिस प्रकार जो सम्मान एक डॉक्टर को देते हैं, उसी सम्मान को बौद्धिक रूप से जो बौद्धिक विकास के डॉक्टर हैं, वैसे भी यह जानकर खुशी होगी कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे डॉक्टर्स भी पाए जाते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने लिए पीएचडी या उस तरह की डिग्री हासिल की होती है। तो अगर महोदय शिक्षक का सम्मान होगा तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है कि हर हाल में जो अभी 60% का एवरेज चल रहा है, वो एवरेज हर हाल में बढ़ के 70, बढ़ के 80, बढ़ के 90% होगा। कभी 100% का सपना हम देख सकते हैं, लेकिन बस हम ये उम्मीद करें कि समाज जागेगा, समाज के लोग जागेंगे। जो समाज में ये भ्रांति फैली है कि शिक्षक को बुरा ठहराना, उनको गलत ठहराना, ये जो भ्रांति है उससे वो लोग अपना स्वयं का नुकसान करते हैं। इससे ये समस्या का हल नहीं होगा। और साथ में मैं कुछ शिक्षकगण ऐसे भी हैं, स्वीकार करना होगा, कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े बहुत स्वार्थ को लेकर, क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे तो हर एंगल की बात करेंगे, थोड़े बहुत स्वार्थ से पीड़ित शिक्षक भी हैं जो थोड़ा बहुत स्वार्थ को लेकर के उसमें टिके होते हैं। ऐसे शिक्षकगण से भी हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहेंगे, भाई जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की, जिंदगी किस काम की जो जिंदगी नाम की, काम जो करना है तुमको फिक्र कर उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं चैन की आराम की। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई शिक्षक तुच्छ स्वार्थ का शिकार न हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के सभी शिक्षकगण जागें और अपने राज्य को नंबर 1 पहुंचाने के लिए तन मन धन से लग जाएं। जब तक हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे नहीं जाएगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग जो है हर हाल में अपने राज्य को टॉप पर पहुंचाएंगे, देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे और हम लोग जो है यहाँ के बच्चों का, यहाँ के अभिभावकों का, यहाँ के समाज का, हर जगह लोग अच्छाई ही अच्छाई फैलाएंगे और हमारा जो है यहाँ संख्या भी बढ़ेगी, हमारा ड्रॉप आउट भी कम होगा और हम लोग जो है और बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। और शर्त सिर्फ इतना है कि जो शिक्षक को आप संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं, उस शिक्षक को आप समझिए कि वही आपका डॉक्टर है, वही डॉक्टर है आपका। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे शिक्षकों में शायद 1% ही ऐसे टीचर होंगे जो कुछ व्यवसायिक कामों में लगे होंगे। ये स्वीकार करने मुझे हर्ज नहीं, शायद 1% हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार में 99% शिक्षक ऐसे होंगे जो तन मन धन से सेवा भाव से काम करते हैं, केवल वेतन पर निर्भर रहते हैं। और मैं उस 1% से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा, अगर कोई है तो थोड़ा सा लालच छोड़ो मेरे भाई, और झारखंड राज्य को टॉप राज्य बनाने में
अपने बेटे बेटियों का सम्मान दो शिक्षकों को, अपने बेटे बेटियों की तरह मानेंगे तो वो बच्चे हर हाल में खिलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और तब हमारा ही मान सम्मान बढ़ेगा। अपने जीवन में अब तक मैं सैकड़ों किताबें, अब चूंकि ये मौका है तो मैं बोल दे रहा हूँ, शायद किन्हीं महानुभाव पर इसका अच्छा असर पड़ जाए। अपने हाथों से, अपने निजी मत से सैकड़ों किताबें मैं बांट चुका हूँ और ये काम मैं आगे भी करता रहूंगा। और ये मैं तब करता हूँ जब कोई बच्चा ये कहता है कि सर मेरे पास किताब नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता। सरकार से भी किताबें आती हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब 2 किताबें होती हैं, 2 में 1 आती है, कोई एक किताब नहीं आ पाई तो उसको अपने पॉकेट से लेकर के उनको प्रदान करते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में सर समय काफी हो गया, 45 हो गया है, संक्षिप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। तो इस तरह से जो है हम लोग एकदम महाशय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपके सम्मान में था कि कहीं आप जो है इसको और चाहेंगे तो गर्व की बात है। अब मैं आग्रह करूंगा अपने आदरणीय मित्र श्री राजकुमार जी और हमारे प्रिय मित्र श्री जयप्रकाश जी भी यहाँ उपस्थित हैं, इनका भी यहाँ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय। चलिए सर, जयप्रकाश सर, आज के व्याख्यान में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। मैं सबसे पहले श्री डॉक्टर राजकुमार सर, हमारे डॉक्टर श्री अवनीश कुमार झा जी, मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि मैं यही प्रयास में रहता हूँ कि हमारे डॉक्टर अवनीश सर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। यस यस। और जहाँ तक हमें किसी माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसमें जुड़ूं। तो मैं चलिए, आवाज कट रही है सर की। तो सर आपके व्याख्यान बहुत, आपने जो टीचिंग का अनुभव था उसको लेकर के आपने किया, 2-3 बिंदुओं को बहुत अच्छा किया कि आप टीचर का सम्मान करिए। सही बात, आप टीचर का सम्मान करिए और जिस क्षेत्र में टीचर का सम्मान नहीं होता है वहाँ का शिक्षा स्तर काफ़ी गिर जाता है। हमने देखा है धीरे धीरे जिस हमने स्थान पर शिक्षा का या शिक्षकों के वहाँ का सम्मान नहीं हुआ है और वो ऑटोमेटिक वहाँ का शिक्षा स्तर उस समाज का, उस स्थान का हमेशा हरास रहा है, न्यून रहा है और बहुत नीचे शिक्षा स्तर चला गया है। क्योंकि शिक्षक अधीत बोधा चरण प्रचार है, वो तो प्रचार करता है, जिसका अधीत, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उस अध्ययों का अपने बोध करके वो तो समाज में प्रचार करता है। और वो जब अधीत का जब वो प्रचार करना आता है आपके समाज में, आपके स्थान में, तो आप उसका सम्मान नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उस एरिया का, वो धीरे धीरे जमीन जो होती है ना, जहाँ पे आप अधिक से खाद डालते जाइए खूब पैदा लेने के लिए और फिर जमीन ऊसर हो जाती है, वही वहाँ पे जो शिक्षा स्तर पूरे नीचे चला जाता है। और फिर आप सोचिए कि वहाँ का, जब तक आप शिक्षा का सम्मान नहीं करिएगा, वहाँ के शिक्षकों का सम्मान नहीं करिएगा, उस स्थान का कभी भी आपका उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि आप शिक्षकों का सम्मान करिए। शिक्षक माता पिता के समान हैं, उनसे बढ़ करके हैं, आपको मार्गदर्शन देता है कैसे समाज में चलना है। जो लाइफ फिलॉसफी है, जो जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन ये कौन सिखाता है? ये शिक्षक सिखाता है। तो उस जीवन दर्शन को सीखने का प्रयास करिए। और आज के व्याख्यान में यही मूल बातें थी कि आप शिक्षक का सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके व्याख्यान से बहुत काफ़ी हम लोग प्रभावित हुए हैं और इसका लाभ 100% समाज को मिलेगा। शिक्षक इसका अन्वेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, विमर्श करेंगे, उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।